नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव के बारे में मैं आपको आज बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। और उसके लिए आप सबसे पहले बहुत ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो ज़्यादातर बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है वो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है और इस कन्फ्यूज़न को चलते हुए वो पूरा का पूरा चैप्टर मिस कर देते हैं और इसको वो पढ़ते नहीं है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कार्तीय गुणन। इसमें मैंने आपको कार्तीय गुणन के बारे में जानकारी दे रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कार्तीय गुणन कैसे काम करता है तो उसके लिए मैंने पूरा इंट्रोडक्शन के नाम से, संबंध एवं फलन के इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने वीडियो बना दिया है और आपको यहाँ पर आई कार्ड पर भी वो दिख रहा होगा। आज मैं आपको इन परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा। ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, इन परिभाषाओं में क्या समानताएं होती हैं, क्या अंतर होता है और इस पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, अपनी प्रश्नावली। बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू R है। अगर प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू R है तो हमारा संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक सेट A, एक समुच्चय A माना। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 है। हमारे पास एक संबंध इस प्रकार प्राप्त है कि 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3। हमने समुच्चय A से कुछ अवयवों को किसी संबंध के तहत लिखा हुआ है और इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है। हम लोग इसको चेक करेंगे इसके स्वतुल्य होने पर। स्वतुल्य होने के लिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्या कंडीशन है? प्रत्येक A बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेट में? A के अंतर्गत 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर कौन लिखा है? 3 लिखा हुआ है। हम लोग चेक करेंगे इन संख्याओं की प्रतिबिंब चेक करेंगे। जैसे 1 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब कितना हुआ? 1, 1 संबंध में उपस्थित है, हाँ है। 2 का प्रतिबिंब 2, 2 संबंध में उपस्थित है, हाँ है। 3 का प्रतिबिंब 3, 3 संबंध में उपस्थित है, हाँ है। तो इसका मतलब यह स्वतुल्य है। हमारे समुच्चय A में जितने भी अवयव दिए हों, प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब हमारे संबंध में उपस्थित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारा संबंध स्वतुल्य है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो स्वतुल्य होने के लिए जो प्रतिबिंब होने चाहिए वो तो है ही है। इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ अवयव पड़े हुए हैं, जैसे 1, 2, 2, 3। तो इनसे हमको कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को क्या चाहिए कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 हमारे संबंध में उपस्थित होना चाहिए। अगर वो उपस्थित है तो हम बोल देंगे कि यह संबंध स्वतुल्य है। इसके अलावा जो एलिमेंट उपस्थित हैं उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है, उनको वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब एक और संबंध मैंने आपके लिए लिख रखा है, क्या कि R2 क्या होगा? यहाँ पे R2 एक संबंध मैंने लिख रखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3।
अगर आप देखें तो 1 का इमेज 1,1 उपस्थित है, 2 का इमेज 2,2 उपस्थित है, 3 का इमेज 3,3 उपस्थित है। इसका मतलब यह संबंध भी स्वतुल्य है। तो इसका मतलब ये भी स्वतुल्य है। लेकिन अगर हमको कोई R3 कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, 1,1 2,2 संबंध में उपस्थित हो और 3,1 संबंध में उपस्थित हो, क्या ये मेरा संबंध स्वतुल्य होगा? तो आइए इस बात की जांच करते हैं। आपको गुरुजी ने बताया कि 1 का प्रतिबिंब 1,1 यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए है, 2 का प्रतिबिंब 2,2 यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, वो भी है। लेकिन 3 का प्रतिबिंब यहाँ पर उपस्थित है नहीं, 3 का प्रतिबिंब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अगर सब के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर यह सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्वतुल्य है, वरना हम इसको स्वतुल्य नहीं कह सकते। अगर एक के लिए भी यह कंडीशन फेल होती है तो यह स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। यह कहानी थी रिफ्लेक्सिव की, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव की। आइए देखते हैं सममित। कोई संबंध सममित कहलाता है यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू A। A1, A2 जो A में उपस्थित हैं, उनके लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध मेरा सममित कहलाएगा। कहने का मतलब उसका जो हमारे संबंध में उपस्थित है उसका उल्टा भी हमारे संबंध में उपस्थित होना चाहिए। A1, A2 हमारे रिलेशन में है तो A2, A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। आइए इसी चीज पर मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। बात सममित की करते हैं। समस्त A1, A2 बिलोंग्स A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R है तो A2, A1 बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध हमारा सममित होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने क्या देखा, 1, 2, 3 समुच्चय A दिया गया है और R1 एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। R1 में 1, 1 दिया है, 1, 1 दिया है, ठीक है। चलिए 1, 2 दिया है, 1, 2 और यहाँ पे क्या दिया है 2, 1। आप देखें 1, 2 का विपरीत 2, 1 संबंध में दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आपस में सममित हैं। फिर आगे आए, यहाँ पे 3, 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 3 लिखा हुआ है। 3, 1 और 1, 3 आपस में विपरीत हैं। ये भी सममित के संबंध को पूरा करता है। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात और है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 1 इसका जो उल्टा होगा 1, 1 वो आपको इस संबंध में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्या मैं इसको सममित नहीं कह सकता? नहीं, ये सममित है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से सममित है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1, 1 तो मिल नहीं रहा है, फिर कैसे गुरुजी इसको सममित बता रहे हैं? इसको सममित इसलिए कहा जाएगा कि अगर मैं इसमें 1, 1 यहाँ लास्ट में ऐड करूं, 1, 1 ऐड करूं अगर, तो आप देखेंगे ये ब्रैकेट यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। और समुच्चय किसी भी अवयव को एक से अधिक बार दोहराता नहीं है। समुच्चय किसी भी अवयव की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं करता है, इसलिए 1, 1 का उल्टा 1, 1 ये अपने में ही माना जाएगा और ये सममित है। इसके बाद 3, 3 आप देखिए फिर से 3, 3 है, इसका उल्टा 3, 3 यह भी स्वयं की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता है, यह स्वयं में ही सममित है। इसका मतलब दिया गया संबंध सममित है।
सीधा हम लिख देंगे कि दिया गया संबंध सम्मित है। इसके बाद जो दूसरा संबंध दिया गया है 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, 3,3 बिलोंग्स टू आर है। यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 1,1 अपने आप में उल्टा सीधा है, इसका मतलब ये सम्मित है। फिर 2,2 अपने आप में उल्टा सीधा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये सम्मित है। फिर 3,3 अपने आप में उल्टा सीधा है, इसका मतलब ये भी सम्मित है। तो यहाँ पे फिर से हमको देखने को मिल गया कि दिया गया संबंध सममित है। ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने लिए थे, ये दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल सम्मित पाए गए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक R3 सपोज कर लेता हूँ, हाँ एक चीज मैं आपको बताना और चाहता हूँ, जैसे इसके पिछले वाले में हमने देखा था कि 1 का प्रतिबिंब 1,1, 2 का प्रतिबिंब 2,2 और 3 का प्रतिबिंब 3,3 अगर मिल रहा था तो हम उसको स्वतुल्य कह पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमको समुच्चय ए से कोई मतलब नहीं होता, हमको समुच्चय में क्या दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मेनली मतलब होता है संबंध से। किससे मतलब होगा? संबंध से। संबंध को ही आपस में चेक करेंगे और इन्हीं के आधार पे आप बताएंगे कि ये फलन ये संबंध आपका सम्मित है कि नहीं है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप इन्हीं के आधार पर ही बताएंगे कि ये सम्मित है कि नहीं है। यहाँ पर इसके बाद अब आप चले आए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था, 1,3 दिया गया है, 3,1 दिया गया है, 1,2। इस तरीके से अगर कोई एक संबंध में मान लो हमारे पास प्राप्त है तो आप देखें 1,3 का उल्टा 3,1 संबंध में है, लेकिन 1,2 का विपरीत 2,1 हमारे संबंध में उपस्थित नहीं है, अतः यह संबंध सममित नहीं है। यह पूरी जानकारी थी सम्मित के बारे में। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं संक्रामक। संक्रामक क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A है, माने हमारा जो समुच्चय A है उसमें A1, A2 और A3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। A1, A2 बिलोंग्स टू R है तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R है, तो A1, A2 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो तो उसको आप संक्रामक कहेंगे। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ। संक्रामक के लिए यदि A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A है तो A1, A2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। माने एक कंडीशन ये अगर दी गई है हमको मान लो, फिर दूसरी कंडीशन और आपको एक दे दी जाती है कि A2, A3 बिलोंग्स टू R हो जाता है। कहने का मतलब इस ब्रैकेट का दूसरा अवयव इस ब्रैकेट के पहले अवयव से मैच कर जाता है, तो इसका पहला और इसका दूसरा यानी A1 और A3 संबंध में होना ही चाहिए, तभी मैं उसको संक्रामक, तभी मैं उसको ट्रांजिटिव कह सकता हूँ। यहाँ पर फिर से हमको एक सेट A दिया गया है 1, 2, 3, एक रिलेशन दे दिया गया 1, 2, 2, 3 और 1, 3। एक बार इसको चेक करते हैं क्या ये संक्रामक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1, 2 दिया गया है और यहाँ पे 2, 3। इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच कर गया, इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच कर गया। अब इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट हमारे संबंध में कहीं ना कहीं उपस्थित होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि आगे 1, 3 हमको दिया गया है, इसका मतलब ये संबंध संक्रामक है। अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो इसका पहला 1, 3 है, इसका भी पहला 1 है, तो इसका पहला और इसका पहला मैच कर रहा है। क्या यहाँ पर भी कोई पॉलिसी लगेगी? क्या यहाँ पर भी कोई नियम लगेगा? तो नहीं, यहाँ पे कोई नियम नहीं लगेगा।
नियम तब अप्लाई करेंगे आप जब इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच करेगा, तब ये संक्रामक कहा जाएगा। इसके बाद R2 वाले संबंध में दूसरे वाला जो रिलेशन हमको दिया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 1,1, 2,2 और 3,3 ये हमको दिया है। क्या ये संक्रामक है? अगर इसमें मैं आपको एक चीज गौर करने के लिए बोलूं तो आप ये देखेंगे कि इसका दूसरा एलिमेंट किसी के पहले से मैच नहीं कर रहा और इसका भी दूसरा अवयव किसी के भी पहले अवयव से मैच नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे ही अलग अलग लिखे गए एक हिसाब से देखा जाए तो क्या ये संक्रामक है? यस, ये संक्रामक होगा। तो ये संक्रामक है, इस चीज को आप समझ लें। अगर कोई किसी का भी दूसरा अवयव किसी के पहले अवयव से मैच नहीं करता तो ये संक्रामक कहलाएगा। तीसरे संबंध की बात करें तो तीसरे संबंध में आपको दिया गया है 1,2, 3,4, 5,6। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सारे के सारे अवयव अलग अलग हैं, किसी का भी दूसरा किसी के भी पहले से मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह भी संक्रामक है। और संक्रामक कब नहीं होगा? मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे R4 है, हमारे संबंध में 1,2 उपस्थित है, फिर 2,4 उपस्थित है, फिर 5,6 अवेलेबल है। तो क्या ये संक्रामक होगा? आइए इस पे जांच करेंगे। आप देखें इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच कर गया, इसका दूसरा अवयव इसके पहले अवयव से मैच कर गया। तो अब इसका पहला और इसका दूसरा क्या हमारे संबंध में कहीं उपस्थित है? क्या हमारे संबंध में 1,4 कहीं उपस्थित है? तो आप देखेंगे कि आपके संबंध में 1,4 कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, इसलिए ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे संक्रामक नहीं है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक ये किन स्थितियों में होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के साथ ही साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से सिंबल्स लगाए जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है और कहाँ पे लगाने होते हैं और कहाँ पे नहीं लगाने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो।